10 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है इकोलॉजी ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन इज़ अ मैन मेड डिसीज, इट इज़ डिसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट बिगिंस quite commonly in a womb and end in the grave. The great advantage of looking at malnutrition as a problem in human ecology is that is allow for variety of approaches towards the prevention। यहाँ पे बताया गया कि ये मैन मेड डिसीज़ है, ये वोम से स्टार्ट होकर ग्रेव तक चलता ही रहता है। इसमें ग्रेट एडवांटेज ये है कि माल न्यूट्रिशन को इकोलॉजी समझने का, कि इससे अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है। जेलाइफ लिस्टेड द इकोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू द माल न्यूट्रिशन फॉलोज: कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ एंड अदर सर्विसेज। तो यहाँ पे एक एक देखेंगे। सबसे पहला कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस। कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस में क्या आता है? इन्फेक्शियस डिसीज आर एन इम्पोर्टेंट कंडीशनिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली इन स्मॉल चिल्ड्रन। डायरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, measles, whooping cough, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होती है वो कंडीशनिंग फैक्टर के काम करती है, जैसे measles, whooping cough, पैरासाइट्स, डायरिया, टीबी, ये सब कंडीशनिंग फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट इट इज़ अ विशियस सर्कल। ठीक है। इन्फेक्शन contributing to malnutrition and malnutrition causing an otherwise minor childhood ailment to become killers. It has been shown that where environmental conditions are poor, small children may suffer from some infection. जब environmental condition poor रहेगी तो small children suffer करेगा किससे? Infectious disease से। और the other, for almost half of their first 3 years of life, the interrelationship between the malnutrition and infection has been well documented। अपन को पता है कि इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है तो malnutrition होता है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है और जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है। दूसरा फैक्टर कौन सा है? कल्चरल इन्फ्लुएंस। लैक ऑफ फूड इज़ नॉट ओनली द काज ऑफ माल न्यूट्रिशन, टू ऑफन देयर इज अ स्टारवेशन इन द मिडेस्ट ऑफ lenity। द पीपल choose poor diets when good ones are available because of cultural influence, which vary widely from country to country and from region to region. There may be stated as follows: food habit, customs, beliefs, traditions, attitudes, है ना। तो food habits are among the oldest and most deeply interchanged aspect of any culture. They are deep psychological roots and are associated with love, affection, warmth, self life and social prestige। इसमें क्या बताया कल्चरल इन्फ्लुएंस में कि कई बार माल न्यूट्रिशन का कारण जो है डाइट नहीं होती। इसमें क्या रहेगा कि सोशल फैक्टर्स जो है, कल्चरल फैक्टर्स जैसे ट्रेडिशंस, बिलीफ, एटीट्यूड्स, फूड हैबिट्स, कस्टम्स, इनकी वजह से भी कई बार स्टारवेशन पे रहते हैं लोग, है ना। पूरा फूड प्रॉपर होने के बाद भी लोग स्टारवेशन पे रहते हैं ड्यू टू द कल्चरल इन्फ्लुएंस। सो यहाँ पे लव, अफेक्शन, वार्म, सेल्फ इमेज, सोशल प्रेस्टीज, इसकी वजह से लोग स्टारवेशन पे रहते हैं, खाना नहीं खाते, इससे माल न्यूट्रिशन होता है। द फैमिली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द फूड हैबिट्स एंड दीज हैबिट्स आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब फूड हैबिट्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जाती है। राइस इज स्टेपल सीरियल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, साउथर्न और ईस्टर्न स्टेट में राइस जो है उसको मेनली खाया जाता है, और जो वीट है वो नॉर्थर्न स्टेट में ज़्यादातर खाया जाता है। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार व्हेन वीट वाज मेड अवेलेबल इन द प्लेस ऑफ राइस इन साउथर्न इंडिया, पीपल रिफ्यूज टू बाय वीट बिकॉज इट वाज नॉट देयर स्टेपल सीरियल। मतलब वहाँ का मुख्य खाना वीट नहीं है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है साउथर्न वालों को अगर वीट दिया तो वो लोग रिफ्यूज़ कर रहे थे उसको। ठीक है, क्योंकि वहाँ का स्टेपल फूड राइस है, इसलिए। तो द स्टोरी इज टोल्ड ऑफ अ फिलिपियंस स्टूडेंट हु डाइड of beriberi after writing an essay explaining how the disease could be prevented. The crux of the problem is that many customs and beliefs apply most often to vulnerable groups, that is infant, toddlers, expectant, lactating women। देखो इसमें जैसे पपाया इज़ अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज़ बिलीव टू कॉज अबॉर्शन। लोग अवॉइड करते हैं पपाया क्योंकि इससे अबॉर्शन हो जाता है।
गुजरात में वैल्यूएबल फूड्स सच एज दाल, लीफ ग्रीन, राइस, फ्रूट्स अवॉइडेड बाय द नर्सिंग मदर. There is widespread belief that if pregnant women eat more, her body will be big and delivery difficult. तो गुजरात में प्रेगनेंसी में दाल, लीफ ग्रेन्स, राइस और हैवी फूड नहीं लिया जाता क्योंकि वहाँ पे ऐसा बिलीफ है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर कंज्यूम करेगी ज़्यादा फूड तो उससे क्या हो जाएगा, डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो जाएगी ड्यू टू द यहाँ पे बेबी का वेट जो है ज़्यादा हो जाएगा, है ना. तो सर्टेन फूड्स आर forbidden as of being harmful for the children. There are certain beliefs about hot and cold foods, light and heavy foods. Religion has a powerful influence on the food habits of the people. Hindus do not eat beef. Muslims जो है pork नहीं खाते. Hindus जो है beef नहीं consume करते. Some Orthodox Hindu do not eat meat, fish, eggs and certain vegetables like onions. कुछ लोग हिंदू लोग onions नहीं खाते. तो there are known as food taboos which prevent the people from consuming nutritious food even when these are easily available. मतलब फूड तो अवेलेबल है लेकिन लोग कंज्यूम नहीं कर पाते क्योंकि कस्टम्स और बिलीफ की वजह से. फूड फेट्स इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट. दीज आर कॉल्ड फूड फेट्स. मतलब जो अपन पर्सनली लाइक और डिसलाइक करते हैं उसको फूड फेट्स बोलते हैं. तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कुकिंग प्रैक्टिस, ड्रेनिंग अवे द राइस वाटर एट द एंड ऑफ कुकिंग, प्रोलॉन्ग बॉइलिंग इन द ओपन पेन्स, पीलिंग ऑफ द वेजिटेबल्स आल इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड. क्या होता है कि कुकिंग प्रैक्टिस से भी मालन्यूट्रिशन होता है. कई बार जैसे राइस वाटर को फेंक देते हैं, बचा हुआ राइस वाटर है उसको फेंक देते हैं या ज़्यादा कुकिंग कर देते हैं, वेजिटेबल्स को पीलिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है. चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, these vary wild from region to region, influence the nutrition status of the infant and children. Example of this situation are premature curtailment of breastfeeding, the adoption of bottle feeding. एंड एडोप्शन क्या है कि कई बार बॉटल फीडिंग को एडोप्ट कर लिया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाती, तो इससे भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन. मिसलेनियस में जैसे कि मैन ईट फर्स्ट एंड वुमेन ईट लास्ट, ये भी क्या होता है, मिसलेनियस है फैक्टर है कि मेंस पहले खाएंगे वीमेंस बाद में खाएगी, इससे भी दिक्कत हो जाती है ना. क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से भी एक फैक्टर है माल न्यूट्रिशन का. एंड द थर्ड फैक्टर इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. माल न्यूट्रिशन इज लार्जली द बाय प्रोडक्ट ऑफ द पुअर्टी, इग्नोरेंस एंड इनसफिशिएंट एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज. क्या होता है इसमें, पुअर्टी, इग्नोरेंस, इनसफिशिएंट एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज. लैक ऑफ नॉलेज भी एक फैक्टर है, एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है. इग्नोरेंस, इसके अलावा बाय प्रोडक्ट ऑफ पुअर्टी की वजह से, इनसफिशिएंट एजुकेशन की वजह से भी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड को नहीं जान पाते लोग. इनएडिक्वेट सैनिटरी एनवायरनमेंट, लार्ज फैमिली साइज, these are the socio-economic factor. This factor bear most directly on the quality of the life and are true administration of malnutrition in the society. The speed with which population are growing in the many developing countries is another important factor to reckon with. It has made the solution of the malnutrition problem more difficult. In short, the causes of malnutrition are built from very nature of the society, the socio-economic and political structures, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली. सो इसमें सोशियो इकोनॉमिक में वही है कि प्रोडक्ट ऑफ पोवर्टी, इग्नोरेंस और इनसफिशिएंट एजुकेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज. अगेन फोर्थ फैक्टर इज फूड प्रोडक्शन. इंक्रीज फूड प्रोडक्शन शुड लीड टू इंक्रीज फूड कंजप्शन. ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा कंजप्शन करेंगे. द एवरेज इंडियन हैज़ 0.6 हेक्टेयर एंड ऑफ लैंड सरफेस कंपेयर टू द 5.8 हेक्टेयर पर हेड in the developed countries. The per capita able land for average Indian is only 0.3 hectare. Per capita तो 0.3 hectare ही है. तो yields per hectare are only about 1/4 of those achieved in the industrialized countries. Given the base technology known at present, most developing countries could increase their food production several fold. क्या है कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज होने की वजह से, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने लगा है. बट इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विल नॉट सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. अब फूड प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन हंगर नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, तो इसको कम नहीं कर सकता फूड प्रोडक्शन. स्कार्सिटी ऑफ फूड एज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन मे बी द ट्रू एट द फैमिली लेवल, बट इट इज़ नॉट ट्रू लेवल ग्लोबल लेवल. ग्लोबल लेवल पे ये जो फूड प्रोडक्शन है ये फैक्टर काम नहीं आता. फूड प्रोडक्शन फैमिली लेवल तक काम में आता है. फैमिली लेवल तक माल न्यूट्रिशन करा सकता है लेकिन ग्लोबली तो फूड प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है. नॉर इट इज़
true for most of the countries where malnutrition is still serious problem. It is a problem of uneven distribution between the countries and within the countries. It is said that will be very little malnutrition in the India today if all the food available can be equally distributed. अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जितना भी फूड प्रोडक्शन हुआ है तो malnutrition नहीं होगा. Fifth factor, health and other services. The health sector, if properly organized and given adequate resources, can combat malnutrition. अगर health sector जो है adequately resources available कराते तो malnutrition नहीं होगा. इसमें nutritional surveillance implies the continuous monitoring of the community or area of factors or conditions which relate to the impinge on the nutritional status of individuals or a group of people. मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशनल सर्विलेंस किया जाता है, एनालिसिस की जाएगी. द फर्स्ट टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स अफेक्टेड. तो पहला टास्क क्या है सर्विलेंस का? अफेक्टेड ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करो थ्रू क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड सिंपल बॉडी मेजरमेंट ऑफ पर्सन अटेंडिंग हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल. अ फर्दर स्टेप इज़ टू कैरी आउट द सर्वे इन द विलेज में जाके सर्वे करना है. द डाटा विल बी गिव a more realistic picture of the nutritional status in the community. And next factor is nutritional rehabilitation. यहाँ पे अपन को nutritional rehabilitation करना है. Immediate measure are required as soon as the malnourished subject are located. जहाँ भी malnourished subject located है, protein energy malnutrition है, तो उन लोगों को क्या, जिनमें complication ना आए तो उनको लिए rehabilitation करना पड़ेगा. ठीक है. जो less severely affected child है उनको ट्रीट करना चाहिए डोमिसिलरी बेसिस इन स्पेशल न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर. ऐसे चिल्ड्रंस को रिहेबिलिटेशन सेंटर में ट्रीट करेंगे. फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे. तो द टारगेट ग्रुप्स आर मदर एंड चिल्ड्रन. सप्लीमेंट्री फीडिंग इज नॉर्मली रिगार्डेड एज स्टॉप गैप मेजर्स फॉर रिहेबिलिटेशन एंड मालनरिश्ड चिल्ड्रन. तो जो भी मालनरिश्ड चिल्ड्रन है, मदर है, उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जाएंगे. और हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए. इट इज़ open that appropriate educational action about 50% of nutritional problem can be solved. हेल्थ एजुकेशन से 50% तो सॉल्व हो जाएगा. तो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन इज़ ऑफन अ वीक कंपोनेंट. ठीक है. इट्स रीइंफोर्समेंट इज़ अ की एलिमेंट इन अ हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट. सो यहाँ पे इकोलॉजी ऑफ मालन्यूट्रिशन 10 मार्क्स में आता है. तो इसमें 5 पॉइंट्स पढ़े थे. 5 फैक्टर. कंडीशनल इन्फ्लुएंसिंग, जैसे इन्फेक्शियस डिसीज़ थी. कल्चरल देखा, जिसमें कि हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एटीट्यूड्स, बिलीफ. इसके बाद अपन ने देखा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ एंड अदर सर्विसेज, जिसमें न्यूट्रिशनल सर्विलेंस पहला था, दूसरा न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और हेल्थ एजुकेशन.